हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। लेक्चर में बढ़ते हैं आगे और इस चैप्टर का ये हमारा अंतिम यानी लास्ट लेक्चर है। राइट, काफ़ी लेक्चर्स चले गए इस चैप्टर में, बट आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा मज़ा, राइट, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल है। और क्योंकि आप एग्ज़ाम में सब याद नहीं रख सकते, याद मीन सब रट नहीं सकते आपको सिर्फ बेसिक्स याद रखना होगा, पता रखना होगा। और उसी की बेस पे आप ओन वर्ड्स में यानी खुद के अपने सेंटेंसेस में आप लिख पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग का मीनिंग और डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड टू अचीव डिजायर्ड गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आपने मीनिंग अच्छे से समझा होगा तो ये पॉइंट भी समझ सकते हो, लाइन भी समझ सकते हो कि भाई कंट्रोलिंग का मेन पार्ट क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट है यानी जो पहले से प्लान है कि काम कैसे होना है या आउटपुट कितना आना है या सेल कितना होना है, राइट राइट, सेल कितना होना है एंड टू अचीव डिजायर्ड गोल्स इफेक्टिवली। ठीक है, तो कुल मिला के प्लानिंग की बात हो रही है। प्लानिंग में क्या हो गई कि भाई एक तो स्टैंडर्ड सेट किया हमने कि काम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करके फिर जो गोल अचीव करना है उसकी बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है क्योंकि इन्हीं को वेरीफाई करके हम गोल को ध्यान में रख पाएंगे कि गोल अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज अ फंक्शन ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज एट एवरी स्टेज ऑफ देयर वर्क इन प्रोसेस। देखो कितना अच्छे से लिखा है। ठीक है, एक तरह का फंक्शन है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, मैनेजमेंट फंक्शन है। क्या करने के लिए? चेक करने के लिए। क्या? परफॉर्मेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज एट एवरी स्टेज, यानी हर मौके पे, हर हफ्ते, हर महीने, हर लेवल पर एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंसेस को चेक किया जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंसेस के लेवल जो है ऑलरेडी सेट किए जा चुके हैं, जिन्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड्स लिखा है। यानी एम्प्लॉइज कैसे काम करेंगे पहले से डिसाइडेड है, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड्स। क्या आउटपुट लाएंगे, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल्स होगा। तो जब कंट्रोलिंग का पार्ट आता है तो कंट्रोलिंग में हम यही चेक करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। सही से कर रहे हैं कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? आउटपुट से, जो काम उनका दिखाई देगा उसी से, सिंपल। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इज इन ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक एक करके समझ लेते हैं। आई होप कंट्रोलिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस में, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी सिंपल बात लिखी है भाई। कोई भी कंपनी जो चल रही है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो क्यों क्यों कर रहे हैं भाई? एक गोल सेट किया है, उसे अचीव करना है। कंट्रोलिंग उसमें भी हमारी मदद करती है। कैसे? कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंसेस एट एवरी पॉसिबल स्टेज। जो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई कंट्रोलिंग क्या करता है, हर पॉसिबल स्टेज पे चेक करता है, मेजर करता है, मापता है परफॉर्मेंसेस को, जो भी लोग काम कर रहे हैं कंपनी में उनकी। फाइंडिंग आउट द डेविएशन, यस, जो गैप है, डेविएशन का मतलब मैंने कहा था गैप, जो भी डिफरेंस आएगा, यानी एक्चुअल स्टैंडर्ड इतना था, एक्चुअल हमने सोचा था इतना आउटपुट आना चाहिए लेकिन अभी इतना आउटपुट आया है। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब 10 आउटपुट आना चाहिए था, आया है 12 आउटपुट, 15 आउटपुट, तो वेरी गुड है। लेकिन जनरली कम ही आएगा। अगर डेविएशन का मतलब जनरली कम होगा। जब कम होगा तो क्या होगा? इफ एनी, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज। तो जैसे प्लान किया था उसके हिसाब से हम करेक्टिव डिसीजन लेंगे। ठीक ना, कि अगर 10 टारगेट था और 8 हुआ है, 7 हुआ है या 6 हुआ है, तो 10 तक कैसे पहुंचा जाए? सीधी सी बात है। तो जो भी कमी होगी उसको पूरा करेंगे। दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और जैसे ही हम उस कमी को पूरा करेंगे, कमी का कुछ समाधान ढूंढेंगे, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक चार्ट था शुरू में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये चार्ट ही, वो पहला जो लिखा है वो चार्ट ही है कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करके काम चालू किया, तो फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टाइम आएगा कि काम कैसे चल रहा है। कंपेयर करेंगे काम और देखेंगे कि भाई क्या कमी रह गई है, कुछ कमी है क्या, डेविएशन आया है, कुछ गैप आया है, टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डेविएशन है यानी कुछ गैप है, टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कारण ढूंढेंगे। कारण ढूंढ के सही उपाय अपनाएंगे, यानी सही सोल्यूशन वहां पे फिट करेंगे।
और सॉल्यूशन के बाद सीधी सी बात है हमारा गोल क्या होगा, अचीव हो जाएगा। वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे भी। सो दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक। सेकेंड, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, ओरली सुन लो। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पीछे भी कई सारे फंक्शंस में पढ़ा, इसमें भी आ जाता है कंट्रोलिंग में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखो कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं परफॉर्मेंस, हम देख रहे हैं कि कोई डेविएशन है या नहीं है। अगर डेविएशन है यानी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि भाई 10 आउटपुट आना चाहिए, 7 ही आउटपुट आ रहा है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो भाई हो सकता है एम्प्लॉय लापरवाही कर रहा हो, मशीन में कोई इश्यूज हो, यानी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, तभी तो जो आउटपुट हमने सोचा है वो नहीं आ रहा है, यानी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कब होगा? जब कंट्रोलिंग फंक्शन उस पर यूज किया जाएगा। कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, जैसे ही वो डेविएशन पता चलेगा, जैसे ही वो कमी पता चलेगी, वो मशीन खराब हो सकती है या फिर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। आई मीन पहले उसको भाई सीधी सी बात है, उसको वार्निंग देंगे, उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि नहीं एम्प्लॉय कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसको आ नहीं रहा है, कंफ्यूज है, एनीथिंग हो सकता है, मतलब जो भी इशू होगा उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वो काम कैसे न कैसे करके पूरा होगा ही होगा तो कैसे क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक ना? वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज। यस, मैनेजर पूरी कोशिश करता है कि टाइम, मशीन, मैन, मटेरियल कुछ वेस्ट ना हो। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस। क्यों स्टैंडर्ड सेट किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने भी अपने आसपास यहाँ वहाँ बहुत जगह सुना होगा, लाइक अपने आपके पापा कहीं जॉब कर रहे होंगे, भाई बहन बड़ी कहीं जॉब वगैरह कर रही ओह सॉरी जॉब वगैरह कर रही होंगी, तो आपने देखा होगा कि जनरली उनके काम के बारे में अगर वो कभी डिस्कस करते तो बताएंगे कि हर चीज के लिए ना एक स्टैंडर्ड सेट रहता है। क्या स्टैंडर्ड? इतने टाइम में इतना काम करना है, इतने पेट्रोल में वहां से जाके आना है, इतना पैसा खर्च करके ही कंपनी को आगे ले जाना है। कई सारी चीजें होती है। जैसे हम अपने खुद का भी बिजनेस करते हैं तो हम एक अमाउंट डिसाइड करके रखते हैं कि इतने पैसे लगाऊंगा और इतने पैसे से ही हम बिजनेस को हम आगे लेके जाएंगे, इतना ही खर्चा होना चाहिए, इतनी आमदनी होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड मतलब होता है कि हम कुछ प्लान कर लेते हैं या कुछ गोल सेट कर लेते हैं, या कोई एक्टिविटी करने वाले हैं तो उसका पैरामीटर बना लेते हैं कि हाँ हम एक्टिविटीज को इस तरह से करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ये रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, क्वालिटी ये रहेगी, सेल इतना रहेगा, इनकम इतनी होगी, एम्प्लॉय इतने होंगे, बहुत सारी चीजें। एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, और एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है? वो नियम, वो स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। मशीन इतने घंटे ही चलेगी तो इतने घंटे ही चलेगी, इतना रॉ मटेरियल ही एक बार में डाला जाएगा तो इतना ही जाना चाहिए। मशीन की कैपेसिटी 100 किलो की है और आपने 110 किलो 120 किलो डालने की कोशिश की तो मशीन खराब हो सकती है ना। तो वहां पे एक स्टैंडर्ड तय होता है कि भाई 100 नहीं तो 95 डालेंगे या फिर 90 kg ही रॉ मटेरियल डालेंगे मशीन में, ताकि मशीन पे वो लोड ना बैठे। तो स्टैंडर्ड सेट होता है और एम्प्लॉयज उस हिसाब से काम करते हैं। एज द इफेक्ट ऑफ दिस, यानी जो ऊपर हमने पढ़ा है सब, द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉयज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर एज सो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, अभी मैंने मशीन का एग्जांपल दिया कि भाई मशीन डिसाइडेड है कि 8 घंटा चलेगी, एक बार में मशीन में 100 kg से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं इनपुट किया जाएगा, या तो 90 या 95 तक कर सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। इससे क्या होगा? कोई भी एम्प्लॉय अपने मन से कोई भी एडिशनल एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे कुछ भी काम खराब होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट है। तो मशीन भी उसी हिसाब से फंक्शन करेगी, उसमें रॉ मटेरियल भी लिमिट में डाला जाएगा तो मशीन पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, आउटपुट भी अच्छा आएगा और एम्प्लॉय का काम भी सही से चलता रहेगा। पता चला ज्यादा रॉ मटेरियल डाल दिया मशीन में लोड बढ़ गया, मशीन बंद हो गई, अब एम्प्लॉय का भी टाइम वेस्ट होगा, मशीन भी खराब होगा, उसको बनवाने का खर्चा अलग, रॉ मटेरियल जो अंदर फंसे होंगे वो सब निकालेंगे, वो भी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए स्टैंडर्ड सेट करके उसके ऊपर काम किया जाता है, जिससे क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ठीक ठाक हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जिसमें कंट्रोलिंग क्या करता है? सबसे अच्छा रोल अदा करता है। थर्ड है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब क्योंकि देखो इस पूरे इंपॉर्टेंस में अभी तक हम लोगने स्टैंडर्ड्स की बातें कर रहे हैं, हर जगह से घुमा फिरा के वही बात लिखी है।
एक्यूरेसी यानी कि सटीक या सही स्टैंडर्ड क्या है? एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट करना होता है। अरे मशीन में 100 केजी से ज्यादा लोड नहीं होगा, तो ये भी एक दो बार मशीन में काम करने के बाद ही समझ में आएगा। या हो सकता है मशीन में 100 केजी पूरा लोड कर सकते हैं। कुछ मशीन ऐसे भी हो सकती है कि 100 तो भले ही है लेकिन 90 ही लोड ले पा रही है या 80 ही लोड ले पा रही है। मशीन थोड़ी जूनी हो चुकी है, मतलब पुरानी हो चुकी है, जैसे बाइक होती है या कोई भी गाड़ी होती है, राइट। तो आप देखते रहोगे जब नई नहीं लेते हैं ना तो बहुत स्मूथ चलती है, साइकिल भी हो गई, सब कुछ एकदम स्मूथ चलती है। पेट्रोल भी अच्छे खास मतलब पेट्रोल की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, यानी कि 1 लीटर में काफी ठीक ठाक चल जाती है। लेकिन जैसे ही बाइक जूनी होती है, कार जूनी हो जाती है यानी पुरानी हो जाती है, तो क्या होता है, पेट्रोल ज्यादा लेने लगती है और चलती स्लो है एकदम चुप चुप करके, तो स्टैंडर्ड्स चेंज होने लगते हैं। तो उसी तरह से जो मैनेजर होता है, जो 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 सिस्टम होता है किसी भी कंपनी का, वो क्या करता है, वो हमेशा जज करता है कि भाई स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, ठीक ना। और जो भी डिसाइड करते हैं उसको भी चेक करते रहते हैं कि सही है कि नहीं है। मतलब अगर एक 1 लीटर में इतना दूर जाना है, हमने स्टैंडर्ड तय किया, लेकिन गाड़ी उतना दूर जा ही नहीं पा रही है, तो हम अपने एक्यूरेसी को चेंज करेंगे, यानी हम अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे कि नहीं भाई अब गाड़ी इतने ही जा पा रही है। उसी तरह से मशीन पे लागू कर दो कि हम मशीन में रॉ मटेरियल इतना ही ले पा रहा है, इतने रॉ मटेरियल में इतना ही आउटपुट आ पा रहा है। हो सकता है शुरू में नया नया लिए थे तो आउटपुट अलग आता होगा, लेकिन अब आउटपुट अलग आ रहा है, ठीक है ना। सो कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। तो कह रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकते हो, जैसा वो काम जवाब दे रहा है उस हिसाब से। सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दे आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कितनी सिंपल बात लिखी, जो मैंने कह दी वही सारी बातें लिखी है। विच इन बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंसेस एक्यूरेटली। सीधी सी बात है, देखो इसका मतलब ये भी है कि आपको वाइज तरीके से यानी सही तरीके से स्टैंडर्ड तय करना है। मशीन आपने ली थी तब 100 केजी जाती थी मशीन में, मशीन 100 केजी का आउटपुट देती थी, इनपुट लेके 100 केजी का आउटपुट देती थी। लेकिन अब 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं, अब मशीन उतनी ही सेम परफॉर्मेंस पे काम नहीं करेगी। हो सकता है मशीन स्लो भी हो गई हो, जो 1 घंटे में काम करती थी अब 2 घंटे में करती हो या 1.5 घंटे में करती हो। 100 केजी का इनपुट जो डालते थे तो 100 केजी आउटपुट आता था, हो सकता है अब 100 केजी अगर लेती भी हो तो आउटपुट बस 90 केजी देती हो, 10 केजी वेस्ट हो जा रहा हो। तो समय समय पे हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज क्यों करना है, ताकि परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का अच्छे से चेक किया जाए। हमने स्टैंडर्ड पुराना बना के रखा है और मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यानी मशीन का आउटपुट टाइम चेंज हो चुका है, और फिर हम अगर एम्प्लॉय को जज करेंगे तो फिर तो एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, मतलब जजमेंट हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पाएंगे हम कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड भी एक्यूरेट बनाना है अपने को। फोर्थ है मोटिवेट्स एम्प्लॉय। कैसे, कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय। पॉइंट ये है, सो आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंसेस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय इन एडवांस। सही बात है, जब स्टैंडर्ड जब सेट होता है और परफॉर्मेंस चेक किया जाता है यानी देखा जाता है, तो उसी बीच एम्प्लॉय से भी कम्युनिकेशन होती है। ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यस, स्टैंडर्ड तय किया, जैसे कि मान लो आपके कंपनी में कोई नया इंसान आया तो हम उसको बताते हैं ना कि हाँ ये मशीन पे काम करना है, मशीन का आउटपुट ये है, इतना रॉ मटेरियल डालना है, यानी उसको पूरा काम सिखाते हैं, एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं। तो एम्प्लॉय पहले से कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे काम कैसे करना है। अभी लिखा ना, उसको एक आइडिया होता है क्या करना है और कैसे करना है। ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं बताया और सीधे मशीन पे दे दिया उसको कि जाओ भाई अपनी मर्जी से जो करो, तो या तो काम खराब कर देगा या तो वो कर ही नहीं पाएगा, राइट। परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एक्सेट्रा। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। तो पॉइंट का घुमा फिरा के मीनिंग कहां तक आ गया कि भाई स्टैंडर्ड सेट होता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्प्लॉय काम करता है, मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक करते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। अगर वो मैच करता है तो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड किस फॉर्म में होता है,
इंक्रीमेंट हो सकता है यानी सैलरी बढ़ा सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। और जब ये तीनों चीजें होती तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिक मोटिवेट होगा कि भाई उसके साथ अच्छा ही हो रहा है कंपनी में, वो काम और अच्छे से करेगा। तो ये सब कहाँ से कैसे हुआ? कंट्रोलिंग की मदद से, ठीक है। फिफ्थ है इंश्योर्स ऑर्डर और डिसिप्लिन। ये ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर मतलब नियम की बात हो रही है, यहाँ पे एक सटीक व्यवहार की बात हो रही है। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। यस, कितनी सही बात है। हमने जब मीनिंग में पढ़ा था तो वहां पे समझा था कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है निगरानी रखना। परफॉर्मेंस चेक करने का मतलब क्या हुआ? निगरानी रखना। स्टैंडर्ड चेक करने का मतलब क्या हुआ? निगरानी रखना। तो जब निगरानी रखेंगे तो डिसिप्लिन बना होगा ना। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और प्रिंसिपल आके राउंड मारते हैं तो क्या करते हैं? निगरानी रखते हैं स्कूल में सब सही चल रहा है कि नहीं। तो हम बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं एकदम सीधे, यहाँ वहाँ कहीं नहीं हिलते हैं, ही हा हुआ कुछ नहीं, पूरा शांत। और क्लासरूम में घुस जाए तो फिर तो आवाज ही नहीं निकलती हमारी, ठीक है ना। घर में हमारे हिंदुस्तान में, जनरली इंडिया में, इवन शायद और भी जगहों पे होता होगा लेकिन इंडिया में ज्यादातर घर में फैमिली में सबसे बड़ा जो होता है पापा होता है। पापा में उसके ऊपर भी है तो दादाजी हो सकते हैं, लेकिन जनरली पापा का राज चलता है घर में। और जैसे ही पापा काम से आते हैं रिटर्न, तो अगर पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं तो जनरली हम बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट पे रहते हैं, यानी साइलेंट भी ना रहे तो कोई ऐसी काम नहीं करते, कोई ऐसी गलती नहीं करते जिससे पापा को गुस्सा आ जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ठीक है। सो कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। यस, कड़क रहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैनेजर और एम्प्लॉय गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, पर काम के वक्त सिर्फ काम। तो काम के वक्त स्ट्रिक्टनेस थोड़ी जरूरी है कि काम कैसे होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म तो समझते रहोगे, अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल, यानी किसी भी तरह नहीं, एक नियम कानून के साथ सब कुछ चलता है, उसी तरह चलाना है। डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस बाय द सुपीरियर एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड्स। बहुत सही बात लिखी है क्या कि भाई डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? कंटिन्यूअस चेकिंग बाय परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द सुपरवाइजर, या जो में मैनेजर होगा। तो जब रोज या हफ्ते में एक बार दो बार निगरानी रखेगा तो ना, अब ऐसा भी ना हो कि 6 महीने में एक बार आके चेक करता हो कि हाँ भाई बताओ काम क्या हो रहा है। तो कोई हो सकता है बहुत लोग सीरियस नहीं लाते, जो खुद से बहुत सीरियस होगा वही सही से काम करता रहेगा बिना चेकिंग के भी। लेकिन जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ह्यूमन बीइंग नेचर है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा आजादी मिलता है हम लापरवाही करना स्टार्ट करते हैं, समझ रहे? तो बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूस चेकिंग होता रहे, और अगर कोई गलती पाई जाए तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, यानी कि काम से नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लो। काम क्यों नहीं हो रहा है उससे पूछो, जवाब मांगो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। और एक्शन लेकर जो भी गैप आएगा, अगर एक्चुअल अलग आ रहा है स्टैंडर्ड से, तो दोनों के गैप को कम करने की कोशिश की जाएगी। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। 6 पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल इज अ function in which the roles and responsibility of all department and managers are the subordinate are designed clearly। सही बात है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके काम, जिम्मेदारियां, डिपार्टमेंट के अपने अपने काम, उनके अंदर काम करने वाले लोग, सबका काम डिसाइडेड होता है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होती कि कौन क्या करने वाला है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द deviation in their respective department and to use remedial measures for desired results of the organization। तो कह रहे भाई सीधी सी बात ये है कि कंट्रोलिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन को हेल्प करता है एक तरह से, क्योंकि अगर कंट्रोल मेंटेन रहा यानी निगरानी अच्छी है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करते रहेंगे तो सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे। और जब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे तो काम अच्छा होगा। और मान लो गलती से अगर कोई डेविएशन आता है भी है तो यूजफुल रेमेडियल मेजर्स, यानी कि एक अच्छा उपाय ढूंढकर उस गैप को कम किया जा सकता है, जिससे कंपनी का गोल जो है, डिजायर्ड गोल जो है वो अचीव हो पाए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
वैसे भी हमने शुरू में पढ़ा कि भाई हर फंक्शन जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रेशर, यस, बहुत जरूरी है। देखो ये शब्द से समझ सकते हो, साइकोलॉजिकल मतलब कि दिमागी स्तर पे प्रेशर एक तरह से, या बोलते हैं ना मन में एक तरह का डर होना चाहिए, साइकोलॉजिकल में ये भी ले सकते हो आप। मैंने कहा ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का नाम सुन के हम, भले प्रिंसिपल एकदम हंसता खेलता एकदम बोलते ना गोलू मोलू टाइप का हो, लेकिन प्रिंसिपल का नाम सुन के हम जनरली एकदम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे क्लास टीचर के बोलने पे आ जाते हैं, मैंने कहा पापा के नाम सुनते ही हम आ जाते हैं, या घर में जो एकदम कड़क इंसान होता है उसका नाम सुनते ही हम एक दिमागी स्थिरता पे आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी ये है, कंट्रोलिंग जब अप्लाई होती है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। कैसे? द परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट। एक स्टैंडर्ड तय रहता है, हम कब से पढ़ रहे हैं, और उसको चेक किया जाता है एक्चुअल से, जो भी उन्होंने काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस से। द एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड एंड देन विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। तो हर एम्प्लॉय को एकदम क्लियरली पता होता है कि भाई मेरा काम चेक किया जाएगा, तो कंपेयर होगा कि स्टैंडर्ड क्या सेट था, यानी मुझे कितना काम करने मिला था और मैंने कितना काम किया है। मुझे कहा गया था इतना करना है और मैंने इतना ही किया है, तो वो प्रेशर में रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग वाला फंक्शन मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर वो कंट्रोलिंग फंक्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यानी कोई मैनेजर आके देख ही नहीं रहा है, चेक ही नहीं कर रहा है, ना परफॉर्मेंस चेक कर रहा है, ना कंपनी में देख रहा है, मतलब लापरवाह, मैनेजर खुद लापरवाह है, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय कभी प्रेशर में नहीं आएगा। लेकिन अगर कंट्रोलिंग पार्ट एकदम अच्छे से यूज किया जा रहा है मैनेजर के द्वारा, मैनेजर के थ्रू, यानी वो सारे सबके परफॉर्मेंसेस चेक करता है, हफ्ते में रिपोर्ट मांगता है, कुछ तो ऐसे होते हैं डेली रिपोर्ट मांगते हैं, तो एम्प्लॉय हमेशा प्रेशर में होते हैं कि काम अच्छे से करना है, काम अच्छे से करना है, ठीक है ना। वही पॉइंट है यहाँ पे। द एम्प्लॉय आर वेल अवेयर ऑफ द परफॉर्मेंस इवेलुएटेड एंड रिवॉर्डेड, क्योंकि भाई उसको पता है, देखो सीधी सी बात है, जो लोग भी काम कर रहे हैं वो चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना। जनरली प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये लागू होता है, वहां पे भी आपके काम को देखकर ही आपको प्रमोशन मिलता है, सरकारी जॉब में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो हमेशा प्रेशर में होते ही है कि भाई काम अच्छा करें। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज मोटिवेशनल फैक्टर, यस। देखो यहाँ पे जनरली हम लोग प्रेशर को निगेटिव मान के चलते हैं ना, यहाँ निगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बहुत जरूरी है। जैसे माँ बाप का दबाव होता है तो बहुत जरूरी है बच्चे के एक ग्रोथ के लिए, लेकिन हाँ, दबाव भी ऐसा नहीं कि इनलॉजिकल हो, लॉजिकल दबाव होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम ही छोड़ दिया गया है तो फिर वो गलत रास्ते पे भी जाने का उसका पूरा चांस होगा बच्चे का। बच्चे को अपने अंडर गाइडेंस में रख के ही इंसान बड़ा करता है, एक उम्र तक, लाइक 13-14 तक या 18 तक, जैसे ही वो अपने सोच समझ पे आ जाता है फिर उसे फ्री छोड़ दिया जाता है, राइट। तो प्रेशर जो होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है कि एम्प्लॉय जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। ये तो आप सोचो ना, मैंने कहा ना ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि अगर कोई फ्री टाइम पाता है, यानी किसी को फ्री छोड़ दिया जाए, यानी आजाद कर दिया जाए, तो मनमानी काम करेगा। इससे थोड़ा बंधक बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। हम रास्ते पे अगर चलते हैं गाड़ी लेकर, गाड़ी बाइक से चलते हैं, तो हम एक कॉमन साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहते हैं कि सिग्नल नहीं तोड़ना है, नो एंट्री में नहीं जाना है, बचा के चलना है, स्पीड लिमिट देख के चलनी है, होता है ना। क्यों? क्योंकि भाई सरकार का साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्योंकि अगर कुछ गलती की तो फाइन लग जाएगी, और आजकल तो सारी जगह कैमरे लग गए हैं। अगर आपने गाड़ी गलती से भी नो एंट्री में ले ली, या फिर आपने रेड लाइन क्रॉस कर दिया, लाल बत्ती सिग्नल, तो फाइन लग जाएगा ऑटोमेटिक, ऑनलाइन ही। तो ये बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो कंट्रोलिंग से क्रिएट होता है। 8th है इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, यस। कंट्रोलिंग फंक्शन से मैनेजर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंसेज एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सही बात है, सिंपल सी बात है ना, अभी हमने बात कर ली। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? लोग लापरवाही से काम करेंगे, लेकिन अगर कंट्रोलिंग है तो लोग प्रेशर में काम करेंगे। प्रेशर मतलब एक माइंड में लेके चलेंगे कि हाँ भाई हमारा काम चेक कर होने वाला है, तो उसको एकदम मोटिवेशन पकड़ के अपने काम को बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब काम बेस्ट होगा हर एम्प्लॉय का, तो ऑटोमेटिकली कंपनी ग्रो होगी,
जिसमें एफिशिएंसी अच्छी होगी और इफेक्टिवनेस भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। ये हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, क्या गुडविल। सिंपल सी बात है, कैसे बिना पढ़े बता देते हैं। कंट्रोलिंग पार्ट इस्तेमाल करने से एम्प्लॉय के परफॉर्मेंसेस चेक होंगे, ठीक है ना। परफॉर्मेंसेस एक्चुअल और स्टैंडर्ड से कंपेयर किए जाएंगे। कुछ भी डेविएशन आया, मान लो किसी वजह से गैप आता है, यानी काम उस तरह नहीं चल रहा है जिस तरह चलना चाहिए, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, यानी कि सही स्टेप लिया जाएगा। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय में कुछ गड़बड़ है तो उसे चेंज किया जाएगा, या उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, या उसे समझाया जाएगा। मशीन में कुछ खराबी है तो उसे इम्प्रूव किया जाएगा। मैनेजमेंट में कोई इशू चल रहा है कोऑर्डिनेशन में, तो उसे इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे ही हम इम्प्रूव करेंगे, हम अपने एक्चुअल आउटपुट पे आ जाएंगे, यानी हमें जो स्टैंडर्ड तय किया था, डिसाइड किया था, उस स्टैंडर्ड्स पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, यानी हमारा गोल अचीव हो जाएगा। और जब गोल अचीव होने का मतलब ही यही होता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो कंपनी जब अच्छा काम करेगी तो मार्केट में, एम्प्लॉयज में, शेयर होल्डर्स में, सब में क्या होगा, कंपनी का एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है। फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है। मिनिमम डेविएशन इज प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। जो बताया वही लिखा है। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। एक्ट एज अ गाइड। कंट्रोलिंग क्या करता है? एक्ट एज अ गाइड। गाइड की तरह हमें मतलब एक गाइड की तरह सहायता करता है, हेल्प करता है। क्या? कंट्रोलिंग। कैसे? कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस। यस, कंट्रोलिंग से क्या होता है, हमें पता चलता है कि भाई इस इंसान का, इस मशीन का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो ये है। होता है ना कि हर इंसान की कैपेसिटी अलग है, तो हम इंसानों में भी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड पे सेट होने की बात हो रही है, सिर्फ मशीन की बात नहीं हो रही है, ये इंसान की भी बात हो रही है कि अगर मुझे कोई काम मिला तो मेरे हिसाब से मिलेगा ना। अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, समझदार हूँ, तो मुझे उस हिसाब से काम मिलेगा। मैं थोड़ा डफर हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाता, कंफ्यूज हो जाता हूँ लेंदी चीज़ों में, तो मुझे आसान काम दिया जाएगा। तो जो भी, जिसे भी काम दिया जा रहा है, चाहे मशीन, मटेरियल, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, सब में एक स्टैंडर्ड तय होता है। सॉरी। मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। यस, यहाँ तक कि मैनेजर भी खुद उसी हिसाब से काम करता है, क्योंकि मैनेजर के ऊपर भी तो कोई होता है ना जिसको काम दे रहा है, और मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं, जो सब उसी के हिसाब से काम करते हैं, यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से। wherever necessary they can take the help of these standards and can achieve desired result। तो कंट्रोलिंग की ही मदद से वो समझ पाते हैं कि हमारा एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों में कितना अंतर है। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो स्टैंडर्ड से चेक कर लेते हैं कि भाई कितना गैप आ रहा है, गैप आने के बाद वो उसको सुधारते हैं। दस कंट्रोलिंग फंक्शंस एक्ट एज अ गाइड फॉर द एवरीवन। सीधी सी बात है, कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से गाइड ही कर रहे हैं। क्या कि भाई काम एक्चुअली ऐसा करना था, आपका काम ऐसा हो रहा है, और अगर आपका काम अच्छा हो रहा है तो वेरी गुड है। जब हम ये कंपैरिजन कब बन पा रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड तय है, हमने एक प्लान किया था कुछ इतना आउटपुट का, और आपका आउटपुट देखने के बाद फिर कंपेयर होगा, कंपेयर होने के बाद फिर पता चल जाएगा। तो ये कंट्रोलिंग से आ रहा है, इसलिए कंट्रोलिंग क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि भाई हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं। नहीं भटक रहे तो वेरी गुड है, भटक रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। द स्टेप्स आर टेकन फॉर कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज। और सीधी सी बात है, एक काम को करने के बाद उससे मिली हुई सीख को हम आगे आने वाले कामों में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर इस साल कंपनी चली, इस साल कंपनी ने प्लानिंग की, प्लानिंग करके काम किया, काम करके कंट्रोलिंग फंक्शन इस्तेमाल किया, स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर किया, डिविएशन मिलने के बाद फिर करेक्टिव मेजर्स लिए, करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद हमने गोल अचीव कर लिया। तो इस बीच में हमने समझा कि डिविएशन क्यों आया था, किस लिए आया था, या एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ अलग होती है, हमने गलत स्टैंडर्ड सेट किया था। तो आगे आने वाले साल में स्टैंडर्ड फिर उस हिसाब से सेट किए जाएंगे कि हाँ, इस मशीन का, इस इंसान का, इस मटेरियल का स्टैंडर्ड इस तरह का है। ठीक। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको डिस्टिंग बिटवीन भी, यानी ये कंपेरेटिव स्टडी भी पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा। हालांकि ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक ना।
वैसे आपको बता दूं ये एक ही डिस्ट्रीब्यूट में है। कैसे? देखो कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखे हैं, जितने भी 6 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, राइट। और इसी में मीनिंग है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ फंक्शन है, फैक्टर्स है, ऑर्डर है, रिसोर्सेस है, नेचर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंड। ठीक है, चलो थैंक यू। मिलते हैं अगले 3rd लेक्चर में, जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।